नमस्कार, मैं मिथिलेश सैनी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यह दंतृत मुस्कान और फसल, इनके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतृत मुस्कान का कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? दंतृत मुस्कान किसे कहा गया है? जब एक बच्चा 6 माह से 1 साल के बीच का होता है तो उसके छोटे छोटे दांत निकलने लगते हैं और जब वह हंसता है तो उसके छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। तो इसी मुस्कान को देख करके कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, बच्चे की दंतृत मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें लगता है कि मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो, कमल तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गए हों, पत्थर हृदय भी पिघलकर निर्मल जलधारा में बदल गया हो और बांस या बबूल जैसे वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। अब देखो क्या लगता है कवि को कि जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मर चुका है तो उसके अंदर दोबारा से प्राण आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो अपने जीवन से निराश हो चुका है, जिसके अंदर जीने की चाह नहीं है, उस मुस्कान को देखकर उसमें भी जीने की चाह उत्पन्न हो जाती है। आशा की एक किरण उसके जीवन में आ जाती है। और क्या है कि जैसे कमल जो है वो तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में आकर के खिल रहे हैं। पत्थर हृदय मतलब कठोर हृदय वाला, जिसके मन में प्रेम नहीं होता है, दूसरे के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं होती है, तो उसके लिए कहा गया है कि कठोर हृदय वाला भी अगर तुम्हारे इस मुस्कान को देख ले तो वो भी पिघल करके जलधारा के समान बन जाता है, मुस्कुरा ही देता है। और बांस और बबूल जैसे जिन वृक्षों पर कभी फूल ही नहीं आते, उन वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक बच्चे की मुस्कान तो एक ही बात है, लेकिन एक बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान बहुत ही भोली, सरल और निश्चल होती है। उसकी मुस्कान सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान दिखावटी व स्वार्थ निहित होती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए हंसता है। बच्चे की मुस्कान तन मन में उमंग, उत्साह व नव जीवन का संचार करती है, जबकि बड़े की मुस्कान रहस्यमय, स्वार्थी व व्यंग से भरी होती है। बच्चे की मुस्कान सहज, स्वाभाविक, छलकपट व भेदभाव रहित होती है, जबकि बड़े की मुस्कान मात्र शिष्टाचार निभाने के लिए होती है तथा उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात गायब हो जाती है। समझ आ गया होगा आपको। बेटा इस प्रश्न को आप पॉइंटों में भी याद कर सकते हैं। 3 पॉइंट बना लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? देखिए यहाँ पर कवि ने कविता के अंदर किन बिंबों के माध्यम से, मतलब क्या क्या उन्होंने किन किन पंक्तियों में क्या क्या दर्शाया है जिससे ये प्रतीत होता है कि बच्चे की मुस्कान बहुत अच्छी है। ठीक है। तो देखिए कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बिंब मतलब तत्वों के माध्यम से। पहला है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, अर्थात जीवन में निराश व्यक्ति में भी जीने की आस जाग जाती है। दूसरा है, बच्चे की मुस्कान कमल के पुष्पों के समान है जो तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल रही हैं। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर कठोर हृदय भी पिघलकर जल की तरह कोमल बन जाता है। चौथा है, बच्चे की मुस्कान को देखकर बांस और बबूल जैसे वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। आ गया होगा समझ में। पहले प्रश्नों में भी यही सब कुछ है। और अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती है? तो देखिए बच्चे की मुस्कान इतनी जीवंत, प्रफुल्लित व मनमोहक होती है कि वह उदासीन, गंभीर चेहरे में भी प्रसन्नता भर देती है। उस मुस्कान में ऐसा अपार सुख है कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है, अर्थात जीवन में निराश व्यक्ति के मन में भी आशा की किरण जगा देती है।
ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो एक शिशु की मुस्कान को देखकर प्रसन्नता से ना भर उठे। तो ऐसी होती है एक शिशु की भोली और सरल मुस्कान, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और व्यक्ति उसको देखकर बिना प्रफुल्लित हुए नहीं रुक पाता। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। अब देखिए, ये तो थे दंतरुत मुस्कान के प्रश्न उत्तर। अब अगली कविता थी फसल, जिसके प्रश्न उत्तर अब ये है। कवि के अनुसार फसल क्या है, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, फसल क्या है, इसको लेकर फसल के बारे में कवि ने क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की हैं। उत्तर है, कवि फसल को प्रकृति व मनुष्य के श्रम का फल मानते हैं। क्या मानता है कवि कि फसल क्या है, प्रकृति, जो प्रकृति ने मनुष्य को दिया है और जो मनुष्य प्रकृति से लेकर कुछ कर रहा है, उस इन दोनों का मिलन ही फसल है। फसल अनेक नदियों के जल से उत्पन्न होती है। फसल को उगाने में धरती की मिट्टी का गुणधर्म, नदियों का जल, सूरज की किरणों की ऊष्मा तथा वायु की थिरकन समाई हुई होती है। इसके अलावा किसानों का कठोर परिश्रम भी इसमें शामिल होता है। प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो क्या है, जल है, वायु है, धूप है और मिट्टी है, ये तो सब प्रकृति से मिलती हैं और इन्हीं से फसल तैयार होती है। लेकिन अगर किसान इसमें अपनी मेहनत नहीं करेगा तो फसल तैयार नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। जो अभी हमने बताए वही हैं सारे। फसल उपजाने के लिए प्राकृतिक तत्व जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश व किसान के कठोर परिश्रम की बात कही गई है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में फसल संभव नहीं है। सपोज अगर सूरज की किरण ना मिले, उन्हें सूरज का ताप ना मिले तो फसल गल जाएगी। अगर पानी ना मिले तो फसल सूख जाएगी। अगर उन्हें हवा ना मिले तो फसल ऊपर ही नहीं बढ़ सकती। और अगर किसान का परिश्रम ना मिले तो चाहे प्रकृति की सारी चीज़ें मिल जाए तो भी फसल उत्पन्न नहीं होने की। तो समझ आया, किसी एक के भी अभाव में फसल संभव नहीं है। अगला है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, फसल के उत्पन्न व फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है। उत्तर है, फसल को हाथों के स्पर्श और गरिमा और महिमा कहकर कवि किसानों के अथक परिश्रम को व्यक्त करना चाहता है। क्या व्यक्त करना चाहता है कवि कि किसान की मेहनत, उनके परिश्रम को दर्शाना चाहता है। किसान अपने हाथों के अथक प्रयास द्वारा फसल उत्पन्न करता है, उसे विकसित करता है। वही बीज बोने से लेकर फसल के विकास तक हर कठिनाई को झेलता है, हर मौसम का सामना करता है और फसल का संरक्षण करता है। उसके परिश्रम के अभाव में फसल संभव नहीं है। अगर किसान कार्य ना करे तो कितना ही आप बीज जमीन में डाल दो, कितने ही प्राकृतिक संसाधन दे दो तो, लेकिन फसल उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कि किसान कार्य नहीं करेगा। और किसान हर मौसम को झेलता है, हर प्रकृति की मार को झेलता है, उसके बाद भी वो हर चीज़ों को झेलता हुआ कठिन परिश्रम करता है और फसल को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब इसका अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या बताइए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों का भाव यह होगा कि फसल सूर्य की किरणों का बदलावा रूप है। क्या है फसल? सूरज की किरणों का बदलावा रूप। कैसे कि अगर सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी तो फसल जो है वो सही प्रकार से बढ़ेगी नहीं। पौधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वे अपना भोजन बनाते हैं, इसी से फसल बढ़ती है और विकसित होती है। हवा का स्पर्श फसल को जीवन प्रदान करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, धरती की कोख में डाला गया बीज नदियों के जल का स्पर्श पाकर ही अंकुर बनकर फूटता है और फसल बनकर लहलहाने लगता है। कवि को देखने में यह जादू जैसा लगता है, इसलिए कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है।
अब देखिए जादू ही तो है कि किसान ने ज़मीन के अंदर बीज डाल दिया। अब जब तक उस पर पानी नहीं पड़ेगा, नदियों से पानी नहीं आएगा या आसमान से पानी नहीं बरसेगा, तब तक वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अंकुरित कैसे होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पानी पड़ते ही वो अंकुरित हो जाता है और फसल के रूप में लहलहाने लगता है। इसलिए कवि को ये एक जादू सा लगता है कि पानी जो है वो एक जादू का काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि यह संदेश देना चाहता है कि मानव और प्रकृति के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन मतलब आगे चलना। फसल का नाम सुनते ही किसान का परिश्रम व लहलहाती फसल आंखों के सामने आने लगती है। प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति भी तभी आगे बढ़ेगी जब मनुष्य चाहता है, मनुष्य कार्य करेगा, और मनुष्य भी तभी आगे बढ़ेगा जब प्रकृति चाहेगी। एक दूसरे के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। तो आशा है आपको पसंद आ गई होगी मेरी ये वीडियो। सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।